प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बीए पार्ट प्रथम के द्वितीय पेपर में, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था है, में यूनिट बी के अंतर्गत उद्योगों यानी इंडस्ट्री से संबंधित कुछ बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। उद्योगों से संबंधित हमारी चर्चा को पाठ्यक्रम में 3 भागों में बांटा गया है, जो कि उद्योगों का योगदान, उद्योगों से संबंधित रणनीति और उद्योगों से संबंधित चुनौतियां हैं। सबसे पहले हम परिचय के तौर पर यह देख लेते हैं कि वर्ष 2013-14 में भारत के सकल मूल्यवर्धन यानी GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड में कृषि के द्वारा जोड़ा गया मूल्य 18%, उद्योग द्वारा जोड़ा गया मूल्य 25% तथा सेवा क्षेत्र द्वारा 57% रहा था। जबकि तुलना के तौर पर किसी अन्य देश से देखा जाए तो चीन में कृषि का अंश लगभग 10%, उद्योग का 47% और सेवा क्षेत्र का 43% रहा था। इस प्रकार हम यह मान सकते हैं कि भारत में सेवा क्षेत्र की जो प्रधानता है वह अर्थव्यवस्था में अधिक है, जबकि चीन में उद्योग क्षेत्र की प्रधानता अधिक है। उद्योगों के अंतर्गत वास्तव में देखा जाए तो खनन व उत्खनन यानी माइनिंग और क्वेरिंग, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन तथा विद्युत, गैस, जलपूर्ति आदि भी शामिल किए जाते हैं। अब हम देखते हैं उद्योग में योगदान का किस प्रकार अध्ययन किया जा सकता है। मूल्यवर्धन की दृष्टि यानी राष्ट्रीय आय के संदर्भ में देखा जाए तो 2016-17 में यह वृद्धि दर की तुलना में माना जाए तो 7.7% की दर से बढ़ा है। 2017-18 में 5.9% की दर से बढ़ा है और 18-19 में 6.9% से बढ़ा है। वर्तमान कीमतों पर GVA में जो अंश है वह 29.6 है। अब हम देखते हैं विनिर्माण क्षेत्र का रोजगार में योगदान। 2001 की जनगणना के अनुसार मुख्य श्रमिकों में द्वितीयक क्षेत्र अर्थात औद्योगिक क्षेत्र यानी विनिर्माण, निर्माण तथा विद्युत, गैस, जल पूर्ति में संलग्न श्रमिकों का अनुपात 17.6% था। इससे स्पष्ट होता है कि मोटे तौर पर रोजगार की दृष्टि से 2001 में कृषिगत योगदान 58.2%, उद्योग में 17.6% और सेवा क्षेत्र में 24.2% रहा। इससे यह पता चलता है कि उद्योगों में औसत रूप से कम श्रमिक लगे हुए हैं या सेवा क्षेत्र का कम भाग लगा हुआ है। अब हम देखते हैं औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए क्या रणनीति की आवश्यकता होती है। पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न प्रकार की रणनीतियां बनाकर औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया गया और विभिन्न तरह के आदेश समय समय पर योजनाओं के माध्यम से भी जारी करके उद्योग क्षेत्र का विकास किया जाता है। जैसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक में सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत भारी व पूंजीगत वस्तुओं में उत्पादन पर जोर दिया गया और यह कल्पना की गई कि आगे चलकर सार्वजनिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था में एक प्रभुता संपन्न स्थिति प्राप्त कर सकेगा। लेकिन साथ ही में कुटीर उद्योगों व लघु घरेलू उद्योगों के उत्पादन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया ताकि देश में रोजगार में पर्याप्त रूप से वृद्धि हो सके। पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत ढांचे की सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में भी विशेष प्रयास हुए हैं, जैसे कि सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, संचार के साधन, विद्युत पर काफ़ी धनराशि व्यय की गई, जिससे औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत ढांचे का
विकास हुआ है, लेकिन इस अभी भी कुछ राज्यों में इसका अभाव बना हुआ है, जिसको भविष्य में दूर करने की आवश्यकता है। नवी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की दर 4.5%, 10वीं पंचवर्षीय योजना में 8%, 11वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 8% रही थी। विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर ऊंची रहने से औद्योगिक वृद्धि दर भी ऊंची रहती है, परंतु कई दफ़ा वैश्विक मंदी के कारण निर्यात कम हो जाने से उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। सरकार को समय समय पर विनिर्माण क्षेत्र को नई प्रेरणा व प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। चुनौतियाँ, यहाँ हम चित्र के माध्यम से देखते हैं कि विभिन्न स्तरों पर एक क्षेत्र से और दूसरे बड़े क्षेत्र में जाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करने पड़ते हैं और बिना प्रयासों के हमें कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है। औद्योगिक क्षेत्र में भी यही बात लागू होती है। राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक समग्र नीति बनाने की आवश्यकता होती है, ताकि उद्योगों और उद्योगपतियों को निवेश प्रेरणा के लिए पर्याप्त माहौल मिल सके। भारत को आगामी वर्षों में एक विस्तृत, व्यापक व गहन औद्योगिक आधार तैयार करने के लिए नई चुनौतियों का सामना करना होगा, तभी समग्र आर्थिक विकास की 8% वृद्धि दर प्राप्त की जा सकेगी। समय समय पर एक बात भी की जाती है कि एक देश एक कर एक बाज़ार की व्यवस्था लागू हो। जैसे वर्तमान में जीएसटी के माध्यम से एक कर लाने का प्रयास किया गया है, परंतु एक बाज़ार की परिकल्पना अभी भी पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई है। साथ ही जीएसटी में भी कई दरें हैं और कई वस्तुओं जैसे कि पेट्रोल इत्यादि को भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। इसलिए समय समय पर सरकार इन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए औद्योगिक विकास को बढ़ाने पर पर्याप्त बल देती है। औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए परिवर्तन या नवाचार का भी बड़ा महत्व होता है। आज की ज्ञान अर्थव्यवस्था में इसका योगदान भी काफ़ी बढ़ गया है। इनोवेशन में आविष्कार, अनुसंधान से प्राप्त जानकारी व ज्ञान का उपयोग करके नए उत्पादन व उत्पादन की नई विधियां तलाश की जाती हैं। एक और प्रश्न उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा समय समय पर घोषित किए जाते विभिन्न कार्यक्रम जैसे स्मार्ट सिटी, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया, स्वच्छता मिशन, सबके लिए मकान कार्यक्रम इत्यादि कार्यक्रमों के माध्यम से भी बाज़ार को एक निश्चित रूप में लाने का प्रयास किया जाता है और राष्ट्र में औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त प्रयास किए जाते हैं। फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम सदैव चुनौतीपूर्ण बने रहते हैं, क्योंकि लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं होने पर विपक्ष और आम लोगों को सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठाने का मौका मिल जाता है। धन्यवाद। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था विषय के द्वितीय खंड पेपर द्वितीय जो है उसके खंड बी में उद्योगों से संबंधित जानकारी का परिचयात्मक विश्लेषण आपको प्राप्त हुआ होगा।